बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले अहम खबर के साथ हम करेंगे। देहरादून में आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम बैठक आज होने जा रही है। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी सचिवालय में। तो कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। शिक्षा समेत कई विभागों के प्रस्ताव भी पेश होंगे। आबकारी नीति का प्रस्ताव भी आ सकता है कैबिनेट में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में सचिवालय में बैठक शुरू हो जाएगी और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो काफी खास ये बैठक रहने वाली है। आउटसोर्सिंग के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर और इसके साथ ही आबकारी नीति को लेकर भी इस बैठक में कुछ ऐसे फैसले जिन पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक रहेगी और इसी के साथ ये भी आपको जानकारी दे दें, कुछ अहम बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा होगी और फैसलों पर मुहर भी लगेगी। तो ये बड़ी खबर, कुछ ही समय में ये बैठक शुरू हो जाएगी। 1 बजे का समय था। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। थोड़ी देर में सचिवालय में बैठक शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी खास ये बैठक रहने वाली है। साथ ही आपको ये जानकारी दे दें, आबकारी नीति को लेकर और शिक्षा को लेकर, प्रस्ताव को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। तो क्या फैसला आता है ये भी देखना रहेगा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत राठी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सीधा अजीत के पास चलते हैं। अजीत, देखिए काफी खास ये बैठक रहने वाली है। सबसे पहले बैठक कब शुरू होगी, क्या बैठक शुरू हो चुकी है, कौन कौन से वो फैसले जिन पर मुहर आज लगेगी? देखिए, मैं इस समय सचिवालय में हूं और थोड़ी देर में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो जाएगी। मंत्री लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई बड़े आज महत्वपूर्ण फैसले होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और जैसे अगर मैं बात करता हूं तो सबसे बड़ा फैसला आबकारी नीति का ही होगा। इसमें काफ़ी व्यापक बदलाव इस बार करने की एक सूचना मिल रही है और अगर वो बदलाव होते हैं तो पहली बार कोई सरकार यहाँ पर उत्तराखंड में इस तरह का डंडा आबकारी क्षेत्र पर चलाएगी। और जितने रिफॉर्म्स की बात जो हो रही है, जैसे लोगों के क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा पिछली सरकारों को कि कहाँ शराब की दुकानें खोल दी हैं, तो धामी सरकार ने एक जो मंत्रिमंडल की बैठक है और अगर वो प्रस्ताव आता है जो एकदम बहुत ही पुष्ट सूचना है, तो धामी सरकार हरिद्वार नगर निगम और ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में पूर्णतः शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। और ये नगर निगम सीमाओं के भीतर होगा और काफ़ी एक बड़ा व्यापक होगा इसका मामला। और चूँकि जैसे अब ऋषिकेश में देखते हैं, नटराज चौक पर पहुँचते ही आपको शराब की दुकानें मिल जाती है, गंगा के किनारे शराब की दुकानें मिल जाती है। तो हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों नगर निगम को पूर्णतः ड्राई घोषित किए जाने की यह संभावना है, वो प्रस्ताव आ रहा है। इसके अलावा जो दुकानों की उपदुकान खोलने का प्रपोजल था, जो पहले से कॉन्सेप्ट था, उसको भी इस बार हटाया जा रहा है। ओवर रेटिंग की तमाम शिकायतें मिलती थी, तो ओवर रेटिंग मिलने पर इस बार नीति में प्रावधान कर दिया गया है कि ओवर रेटिंग मिलती है तो लाइसेंस निरस्त होगा। ऐसे कई प्रस्ताव जो हैं, ऐसे कई बदलाव आबकारी नीति में किए गए हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव आने की जिसकी संभावना है, जियो थर्मल पॉलिसी। जो भूगर्भ तापीय जो ऊर्जाएं होती हैं, जैसे भूकंप से होती है, जैसे बहुत सारी गैसेज नीचे बनती रहती हैं ज़मीन के भीतर, अलग अलग जगह अलग अलग तरह की शक्तियाँ, ऊर्जा ज़मीन के भीतर होती है। कई बार भूकंप के रूप में वो सामने आती है। तो जियो थर्मल पॉलिसी लाई जा रही है। उसके लिए अधिकारियों ने विदेश का एक टूर भी किया था, वहाँ से एक स्टडी करके भी लौटे हैं। तो यहाँ जियो थर्मल से बिजली उत्पादन की एक संभावना तलाशी जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, अगर ये सक्सेस हो जाता है तो एक तो भूकंप की जो अंदर की जो ऊर्जा है, जो बाहर आकर अचानक से नुकसान करती है, तो उसको तलाश करके उसको धीरे धीरे उस ऊर्जा को ऊपर ला करके बिजली उत्पादन करने का जो एक प्रस्ताव है, वो एक बहुत ही मतलब सार्थक साबित होगा अगर वो सही ढंग से आगे बढ़ा। और सैकड़ों कर्मचारियों की शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग से चतुर्थ श्रेणी के पद पर एक जो नियुक्ति का प्रस्ताव है, वो भी आज कैबिनेट में मंजूर होने वाला है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ये तीनों महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। बाकी कुछ और भी प्रस्ताव अलग अलग विभागों से जुड़े हुए हैं, तो उनके भी आने की एक संभावना बन रही है। जी अजीत राठी, एक जो सबसे अहम फैसले के बारे में आपने बताया आबकारी नीति को लेकर, जिसका व्यापक असर भी देखा जा सकता है, उसी को लेकर मेरा अगला सवाल है। ऋषिकेश जैसी धार्मिक स्थलों में आजकल हम देख रहे हैं कि युवाओं का जो क्रेज है वो वीकेंड आउटिंग के तौर पर ज्यादा होता दिखाई दे रहा है। आबकारी नीति में इस बदलाव से उनकी संख्या पर भी कोई असर पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा है कि वो एक आउटिंग पॉइंट बनता रह गया है।
नहीं, देखिए उस पर फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, जैसे हरिद्वार से आप निकलते हैं तो रायवाला एक क्षेत्र पड़ता है, तो रायवाला में ओपन होगा। रायवाला से आगे ऋषिकेश की तरफ आप बढ़ेंगे तो फिर थोड़ा सा 6-7 किलोमीटर पर ऋषिकेश नगर निगम की सीमा शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर उस पर फर्क पड़े भी सकता है, लेकिन इसका ज़्यादा फर्क पड़ रहा है कि धर्मनगरी में शराब का कारोबार चल रहा है। और पिछले दिनों ये एक मारपीट की घटनाएं, चोरी की घटनाएं इस तरह की भी हुई थी, तस्करी हो रही थी। तो ड्राई एरिया तो घोषित सरकार करने जा रही है दोनों नगर निगम को, लेकिन वहाँ पर एक पुख्ता इंतजाम इस बात के करने होंगे कि कोई कालाबाजारी किसी तरह की ना हो। चूंकि हमेशा ये देखा गया कि ड्राई एरिया में शराब की तस्करी, शराब की चोरी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इन दोनों नगर निगम में जब ड्राई एरिया घोषित हो जाएगा तो उसके बाद चूंकि धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, शहर हैं, हरिद्वार में कुंभ 2027 में कुंभ है, और हरिद्वार को एक बहुत ही बड़े धार्मिक शहर के रूप में देखा जाता है, योग नगरी के रूप में ऋषिकेश को देखा जाता है। अगर सरकार यहाँ फैसला करती है कि भाई यहाँ पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा ही फैसला जाएगा। चूँकि आस्था सबसे ऊपर है, पर्यटक भी अपनी जगह है, पर्यटन भी अपनी जगह है, लेकिन आस्था का कोई विकल्प नहीं है। तो सरकार ने उसी तौर पर निर्णय लिया होगा, उसी को बेस बनाकर निर्णय लिया होगा कि ऐसा कर देना उचित होगा। जी बिल्कुल, और अक्सर ऐसे फैसलों का जो असर है धार्मिक आयोजनों में भी खास तौर पर देखने को मिलता है। और अगले साल जिस तरीके से आपने बताया अर्ध कुंभ होगा, तो जाहिर तौर पर इसका भी एक सार्थक संदेश कहीं ना कहीं जाता दिखाई देगा। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।